मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। दोस्त के जुदा होने की गम ने बना दिया हेलमेट मैन। दोस्त के गम में जगाया हेलमेट मैन बनाया। वाराणसी। आपको हम एक ऐसे दोस्त की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें दोस्त की मौत के बाद अपनी जिंदगी ही उसके नाम लिख दी। अक्सर ऐसी कहानी आपने फिल्मी दुनिया के माध्यम से देखी या सुनी होगी, लेकिन ये कहानी रील के बाहर रियल दुनिया की है, जहां एक दोस्त ने दोस्त की मौत के बाद ऐसी तस्वीर पेश की है जिसकी चर्चा पूरे बनारस में हो रही है और लोग इस दोस्त को हेलमेट मैन के नाम से पुकार रहे हैं। दरअसल बिहार के कैमूर निवासी राघवेंद्र वाराणसी के लंका चौराहे पर लोगों को फ्री में हेलमेट पहना रहे हैं। हर आने जाने वाले व्यक्ति एक बार जरूर उनसे मुखातिब होता है और जब इनकी दरिया दिली देखता है तो तारीफ करने को मजबूर हो जाता है। राघवेंद्र वाराणसी में जरूरतमंदों को हेलमेट दे रहे हैं, लेकिन हर किसी को नहीं। इसके लिए इन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं जिसे पूरा करने वाले को हेलमेट फ्री मिलेगा। राघवेंद्र उन लोगों को हेलमेट फ्री में दे रहे हैं जिनका हाल ही में चालान काटा हो, जिसमें जमा करने वाली रसीद दिखाने के बाद हेलमेट मिलता है, या फिर अगर चालान नहीं कटा हो और कोई हेलमेट लेने चला आए तो राघवेंद्र उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। राघवेंद्र जरूरतमंद व्यक्ति का 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाते हैं। राघवेंद्र का कहना है कि अब तक वो 42,000 लोगों को हेलमेट दे चुके हैं। राघवेंद्र हर शहर में जाकर 10 दिन बिताते हैं और उन 10 दिनों में वो जो जरूरतमंदों को हेलमेट देते हैं। राघवेंद्र ने बताया कि उन्होंने ये फैसला 2014 में अपने दोस्त की मौत के बाद लिया है, जिसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई। इनका कहना है कि यदि इनका दोस्त हेलमेट पहने होता तो शायद उसकी जान बच जाती। तब से मैं हर शहर में अपने खर्च से बिना हेलमेट लगाने वालों को हेलमेट देता हूँ। वाराणसी पहुंचे इस हेलमेट मैन से की बात। हेलमेट मैन की इस मुहिम का साथ युवा वर्ग खास तौर पर दे रहा है। लोगों का कहना है कि राघवेंद्र भले ही ये पुण्य कमा रहे हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए हर कोई को हेलमेट पहनना चाहिए। और राघवेंद्र के इस हौसले ने उन्हें संदेश जरूर दिया है जो जीवन को खिलवाड़ मानकर हेलमेट को नजरअंदाज करते हैं। यह है राघवेंद्र हेलमेट मैन। सुनिए इनकी प्रेरक स्टोरी। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। नाम है आपका? जी, हमारा नाम हिमांशु लखोटिया है। अभी आपको बीमा मिला, अभी आपको जो है कि बीमा और हेलमेट सब मिला, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये सरकार की एक अच्छी योजना है। आज 1000 का चालान कट जा रहा है हेलमेट की वजह से, जो है कि हम लोग बेफालतू का दे ही रहे हैं। और आप तो देख ही रहे हैं आज के ज़माने में दुर्घटना कितनी आम बात है। और अगर हेलमेट लगाने से किसी को लाभ होता है और उसे लाभ में 5 लाख रुपए का बीमा भी मिलता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि 1000 रुपया दे करके 5 लाख का बीमा भी ले लो, हेलमेट भी ले लो और चालान से बचो। क्योंकि चालान है वो आपको भरना ही होगा। आप हंस के भरिए या रो के भरिए, वो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार की नीति है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सड़क है, हादसे दुर्घटना यहाँ नहीं होंगे, ये मोहल्ला गली मोहल्ले का एरिया है, मगर फिर भी घटना और दुर्घटना बटा के नहीं होती है। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी। आपका? मेरा नाम हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार हुआ, जो कि पूरे भारत में मैं सड़कों पे हेलमेट दिया करता हूँ, इसलिए मुझे आज पूरा भारत हेलमेट मैन के नाम से जानता है। ये हेलमेट किस प्रक्रिया के तहत आप देते हैं? अभी मैं जो कि पिछले 6 साल से कार्य कर रहा हूँ भारत के तमाम राज्यों में जो सड़कों पे, और पिछले 1 महीना से मैं बनारस के अंदर उन लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ जिनका जैसे चालान हो गया, जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो वो लोग चालान की राशि जिन्होंने राजस्व में पेड कर दिया है, वो अपनी चालान के साथ पेड की हुई राशि के साथ आधार नंबर जो लेकर के आ रहे हैं, मैं उन्हें हेलमेट दे रहा हूँ। और हेलमेट के साथ ये जो गाड़ी के पीछे जो 5 लाख की दुर्घटना बीमा भी दे रहा हूँ, जो हेलमेट के पीछे भी ये 5 लाख का लिखा हुआ है। मेरा मकसद ये है कि जो भविष्य में दुर्घटना होने वाली है, जिसे कोई नहीं रोक सकता है, उस परिवार में, जैसा कि जो मेरे फ्रेंड की 2014 में दुर्घटना होने की वजह से आज वो परिवार की आर्थिकी से बहुत पीछे चली गई थी, उसी तरीके से भारत के अंदर जो तमाम जो प्रतिवर्ष 1.5 लाख मौत होती है, उसमें 50,000 ऐसे लोगों की डेथ होती है जो अपने घर के सिंगल चिराग होते हैं, जैसे कि मेरा दोस्त भी था घर के अपने सिंगल चिराग। तो इस तरीके से जो प्रति वर्ष जो उस हर घर के चिराग को बचाने के लिए मैं आए दिन सड़कों पे हेलमेट देता रहता हूँ। और अभी सरकार से भी मैं यहाँ से तमाम ये चीज़ उनसे ये अपनी एक जो अभियान के तहत एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं सड़कों पे लोगों को हेलमेट के साथ 5 लाख की दुर्घटना बीमा दे रहा हूँ, इस कोरोना काल में जिनके चालान हुए हैं, बल्कि उस परिवार में जहाँ की सभी का इनकम जो बंद हो गया है, तो कम से कम जो चालान हो रहे हैं, यहाँ तक कि 1, 2 किसी के 3, 4 चालान हो जा रहे हैं, फिर भी वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो कम से कम उनको
हेलमेट दिया जाए और साथ में 5 लाख की दुर्घटना बीमा भी, ताकि जिस तरीके से मैं सड़कों पे भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाना चाहता हूं और 100% साक्षर भी बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं 5 लाख की जो आर्थिक सहायता दे रहा हूं उस परिवार को, ताकि उस परिवार में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा ना अधूरी रहे, किसी बेटी की शिक्षा अधूरा ना रहे, ताकि अगर उसमें डेथ हो भी जाती है तो ये 5 लाख का आर्थिक सहायता के साथ उस घर के पूरे परिवार को मैं पुस्तक भी दे रहा हूँ, ताकि वो 100% हमारा देश 100% साक्षर हो सके और कोई भी बच्चा बाल मजदूरी ना कर सके। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मनीषा को श्रद्धांजलि कैंडल मार्च। सुबह सपा ने किया मांग, सरकार सभी लड़कियों को पिस्टल का लाइसेंस दे। वाराणसी सारनाथ सुहेलदेव प्रतिमा पर सुबह सपा प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह के नेतृत्व में मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस की बेटी है उसकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च किया गया। शशि प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस का रवैया हास्यास्पद है, जिसने मृत शरीर के साथ भी रहम नहीं दिखाई, परिजनों को अंतिम चेहरा भी नहीं देखने दिया। सरकार से मांग है कि महिलाओं को पिस्टल का लाइसेंस जारी करे ताकि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। सरकार से मांग है कि 7 दिनों के अंदर दोषियों को फांसी दी जाए। कार्यक्रम में रमेश राजभर, जागेश्वर राजभर, दशरथ छप्पन राज, दिनेश देव, प्रदीप, गुड्डू राजभर आदि लोग रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। खून खौल रहा भी है और हम लोग न्याय की ज्योत आज जलाए हैं। आज हमारे प्रदेश के नेता, जिले के नेता, विधानसभा के नेता, महानगर के नेता सभी लोग मौजूद हैं। आज हम लोग महाराजा सुहेलदेव पार्क में सारनाथ स्थित हम लोग न्याय की ज्योत जला रहे हैं। वो बहन को, हमारे बहन को जो दर्द मिला है, जो पीड़ा मिला है, उसकी आत्मा को शांति मिले और हम लोग यही मांग करते हैं कि उन लोग हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो साथियों। और मैं इस कार्यक्रम का आज बहुत ही हम लोग दुखी हैं और इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है साथियों। इस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई है। आज मोदी जी का बड़ा नारा रहता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये ऐसा आलम हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज एकदम खत्म हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद भाई। अब हमारे महानगर अध्यक्ष जी 2 शब्द बोल करके इस कार्यक्रम कैंडल मार्च का समापन करेंगे। महानगर अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाराणसी से मनीषा वाल्मीकि बहन के साथ जो कृत्य हुआ है, हम उसे कड़ी से कड़ी भर्त्सना करते हैं और जो बहसी दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसका जो है सरकार से हम आग्रह करते हैं। नहीं तो हम लोग बाध्य होंगे रास्ता जाम करने के लिए, रोड जाम करने के लिए और शहर जाम करने के लिए। बहन को सशक्त नमन, सच्ची श्रद्धांजलि। अब कार्यक्रम आज का ही समाप्त किया जाता है। लाइव को बंद कर दीजिए। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी महिला विंग के कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी के खिलाफ चूड़ियां फेंक कर किया विरोध प्रदर्शन। वाराणसी बीजेपी सरकार में हो रहे महिला उत्पीड़न और हाथरस की घटना के साथ सपा कार्यकर्ता उग्र आक्रोशित है। एक बेटी की न्याय की गुहार के लिए सरकार की केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से गुहार लगाई। सरकार में बैठी स्मृति ईरानी एक महिला है और उन्हीं की सरकार में महिलाओं पर उत्पीड़न, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। नहीं चलेगी पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं मानोगा स्मृति ईरानी ये महिला जिसको कहा है बहन जी ने इतनी अंदर आई सपा महिला अध्यक्ष को और उनके साथ सचिव और बाकी मेंबर महिलाएं आनी चाहिए। पुरुष सारे पीछे थाने में पाटिल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला रहो थाने में
पुलिस प्रशासन जिस तरीके से हाथरस की बेटी को जिंदा इन लोगों ने बलात्कार करवाया और उसको रातों रात 2:30 बजे जला दिया। हम लोग ये विफल सरकार है उत्तर प्रदेश की, इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। सर मानी चाहिए यहाँ के मुख्यमंत्री को, सर मानी चाहिए यहाँ के जितने भी सत्ताधारी हैं, वो इन हम महिलाओं को रोक रहे हैं। उन पुलिस वालों को क्यों नहीं रोका जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा के उस बेटी की लाश को पेट्रोल से जलाया? सर मानी चाहिए यहाँ के मुख्यमंत्री को, शर्म करो। दौड़े कहाँ जा रहे हैं? नहीं तो वो उधर से जा रही है तो उधर जाके हम चूड़ियाँ देंगे जहाँ से वहाँ जाके चूड़ियाँ देंगे। हम लोग बस चूड़ियाँ देना चाहते हैं, नहीं है नहीं कर सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा आगे वाली पीढ़ी को, ये गलत हो रहा है, हो रहा है। बेटी जिस तरीके से बेटियों आप रोक नहीं आप भी महिला जा रहे हैं, महिला का दर्द तो समझिए। इसको भी हाथरस बना दीजिए, यहाँ भी हाथरस वाला कांड कर दीजिए। बैठिए रेखा जी, चलिए हम बना दीजिए पेट्रोल छिड़क के हम लोग बनारस को भी हाथरस बना रहे हैं। हमारी भी लड़कियां डरती है घर से बाहर निकलने से पहले, हम लोग को भी डर लगा रहता है। हमारी बच्ची का इससे कैसे नहीं है, वर्दी वाले पर भी भरोसा नहीं है। अब नहीं हम लोग चूड़ी लेना चाहते हैं बस देने कि वो प्रधानमंत्री को दे और यहाँ के मुख्यमंत्री को दे। दूसरे जब पहले तो बहुत वो चिल्लाती थी महिलाओं का नाम लेके, क्या बेटियों का दर्द उनके कान तक नहीं जा रहा है? क्या बेटियों का दर्द उनके कान तक नहीं जा रहा है? क्या उस पीड़ित परिवार के दर्द पे वो क्यों मौन है? या सत्ता के लोभ में सत्ता पे वो काबिज हो गई है तो उन्हें महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा है? पूरा उत्तर प्रदेश करा रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश रो रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं सुध ले रहे हैं? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
जिस तरीके से उस बिटिया की लाश को छीन के ये लोग पेट्रोल से जलाए, क्या संविधान इजाजत देता है? इन लोगों ने संविधान को बदलने की कोशिश की है। किससे मिलने आई हैं? प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजी थी, हम लोग इनके द्वारा योगी जी को चूड़ियाँ देने के लिए को हम लोग ये चूड़ियाँ देने आए हैं, क्योंकि महिला पे तो वो बहुत विधवा विलाप करती थी। महिला बेटियों के संग अन्याय नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। आज क्या हुआ महिलाओं को, और हम लोगों ने बताया कि आप चूड़ियाँ ले लीजिए, क्योंकि आप तो जब विपक्ष में थी तो सरकारों को बहुत चूड़ियाँ देती थी, प्रधानमंत्रियों को बहुत चूड़ियाँ देती थी। तो उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि हाथरस की बेटी के संग न्याय होगा और सभी आला अधिकारी को सस्पेंड कर चुके हैं हम, लेकिन सस्पेंड करने से नहीं होता है। आप सभी के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज कराएं। और बहुत सारी उन्होंने बातें कही महिलाओं को लेके। आज वास्तव में काशी की धरती पे हमारी धारावाहिक की सास कभी बहू थी कि तुलसी जी को मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, बहुत अच्छा मुझे लगा उनसे मिलके कि किस तरीके से वो महिलाओं के इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद वो बहुत साधारण तरीके से उन्होंने बोला कि हाँ मैं इस पे करूँगी, बहुत इस पे कड़ा उन्होंने रोष जताया और ले दे के फोरम उन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया। लेकिन हम समाजवादी महिलाएं कभी नहीं संघर्ष करने से पीछे हटेंगे, हम हमेशा संघर्ष करेंगे और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक पूरी समाजवादी पार्टी इसी तरह रोड पर आएगी और विरोध दर्ज कराएगी। और यहाँ के सभी भाजपा मंत्री सांसद जितने भी यहाँ के सत्तासीन अधिकारी हैं, उनके सत्ताधारी, सबको चूड़ियाँ देने का हम इसी तरह काम करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हैं उनके? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है हम, बिल्कुल नहीं। एसी कमरे में बुला के बैठा लेने से जनता तो यहाँ रोड पे मर रही है। एसी कमरे में बैठ के वो ये नहीं बता सकती कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी, कहाँ कुछ ठीक हो रहा है, जनता तो मर रही है। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन के राष्ट्रीय सचिव सर्वेश पाठक सर्किट हाउस में किया पत्रकार वार्ता। वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन के राष्ट्रीय सचिव सर्वेश पाठक वाराणसी पहुंचे। सुरेश पाठक का मुख्य रूप से यह दौरा कार्यकर्ताओं का परिचय बैठक एवं कार्यकर्ता निर्माण के लिए था। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने और कार्यकर्ताओं के विस्तार के लिए सर्किट हाउस में बैठक करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। कहा कि हमें कामगारों को संगठित करना है, क्योंकि दूसरी राजनीतिक पार्टियों की जो राजनीति है वह दूसरे तरीके की राजनीति है। उन्होंने केंद्र सरकार के 18 योजनाओं और प्रदेश सरकार के स्टार योजनाओं को लेकर चर्चा की। इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की भी बात कही। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, हम आप सभी को कोट कोट धन्यवाद जो आप हमें शुभकामनाएं देते हैं। जी, आप अपना परिचय देते हुए आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य के बारे में बात। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं राष्ट्रीय सचिव हूं। अभी स्टेट का प्रभार मुझे मिला है। हमारे साथ हमारे दौरे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं और मनीष मिश्रा जी हैं जो हमारे प्रदेश के महामंत्री। हमारा जो काशी दौरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अभी एक नया काम शुरू किया है जो कि मजदूरों एवं कामगारों के लिए हमें काम करना है। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में श्रमिक आयोग का गठन सबसे पहले अगर कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो कुल मिला के हमारा कहना ये था कि जो हमारे श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, कामगार हैं, ये हर व्यक्ति कामगार है, इसके लिए हमें इसकी चिंता करना है। क्योंकि सबसे पहले हमें संगठन की रचना करनी है। संगठन की रचना करके हमें जिला से लेके मंडल विधानसभा लेवल पे हमें कार्यकर्ता अलग से खड़ा करना है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ समन्वय बनाया जाएगा। उनके नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी जो मिनिस्टर हैं, हमारे जो विधायक हैं, सबसे समन्वय बनाया जाए। लेकिन सबसे पहले हमें कार्यकर्ता का उत्थान करना है बहुत तेजी से, और हमें कैंप कर करके जितनी हमारी 18 प्रमुख योजनाएं भारत सरकार की हैं, हमारी 4 प्रमुख योजनाएं राज्य सरकार की हैं, और नई नई योजनाएं जितने श्रमिकों के लिए लागू हो रही हैं वो 0 लेवल पे पहुंचे। इसके लिए हमें कैंप कर करके मंडल लेवल पे, जिला लेवल पे और विधानसभा लेवल पे हमें उसके आगे बढ़ाना है। कामगार की परिभाषा क्या है? किसको कामगार आप मानते हैं?
देखिए, कामगार की परिभाषा जो है, जो हर व्यक्ति कामगार है। कोई ऐसा नहीं कि कामगार की कोई अलग से परिभाषा। कामगार तो हर व्यक्ति है। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कामगार हूँ। मैं काम करने निकला हूँ, कामगार हूँ। तो हमारी सुरक्षा, बीमा योजना और स्वास्थ्य, ये दो हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हमारे कामगार के यहाँ जैसे कोई बेटी पैदा हुई तो हमें चिंतन करने की जरूरत नहीं। इसके लिए भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री इसका चिंतन कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के जो हमारा कामगार हमारे लिए काम करता है, जो सरकार के लिए काम करता है, जो काम करके हमें कमा के देता है, हमारे सभी लोगों तक अनाज से लेके और सारी चीज़ों में, इंडस्ट्री में, हर जगह हमारे खाद्य पदार्थ से लेके, हमारे वस्त्र उद्योग से लेके हर प्रकार के जितने भी कामगार हैं, उनका चिंतन हमें, क्योंकि क्या होता था कि हम अभी तक दूसरी जो पार्टियां, हमारे विरोधी दल जितने भी हैं, वो दूसरे तरीके की राजनीति करके की जाती है उस पर। इसलिए हमें कामगारों को भी संगठित करना है और उनकी जितनी योजनाएं हमारे श्रम मंत्रालय की हैं, वो कामगारों तक जीरो लेवल पे पहुंचे, इसकी हमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कांग्रेसियों ने फेंकी चूड़ी। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वाराणसी, स्मृति ईरानी का काशी में युवा कांग्रेस जनों ने पुरजोर विरोध किया। स्मृति जुबिन ईरानी को काले झंडे दिखाए गए। युवा कांग्रेस जनों ने हाथों में चूड़ियां लेकर उनके काफिले को रोका और सरकार के प्रति अपना आक्रोश दिखाया। केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी सरकार स्थापित है और एक महिला के साथ ऐसा निंदनीय कार्य हुआ है, जिससे आज पूरा देश आक्रोशित हो रहा है। महिलाओं का उत्पीड़न प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महिला, युवा, किसान सभी सरकार से त्रस्त है और इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों ने स्मृति ईरानी के काफिले पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। विरोध कर रहे कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जा रहा है।
कि 2:30 बजे रात में बच्ची को जलाया जा रहा है। मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजने वाली स्मृति ईरानी को हम लोग आज चूड़ी भेजने आए हैं, इसलिए कि उनके अंदर की महिला मर चुकी है। एक महिला के साथ रेप होता है, आपकी सरकार पूरी तरीके से लिपापोती पर लगी हुई है, अपराधियों को बचाने पर लगी हुई है। इसलिए हम लोग कहना चाहते, आज हम लोगों ने स्मृति ईरानी को चूड़ी भेंट किया है। हम लोगों ने कहा है कि आपने भी मंत्री पद पर रहने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है, क्योंकि आप महिला है। हम लोग समझते थे कि महिला होने के नाते महिला का दर्द समझेंगी, लेकिन आपने भी दर्द नहीं समझा है। हम लोगों ने स्मृति ईरानी का विरोध किया है, हम लोगों ने स्मृति ईरानी को चूड़ी भेंट किया है। गिरफ्तार कर रहे हैं सबको। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। पीड़ित को एसएसपी से गुहार लगाना पड़ा भारी, दबंगों ने घर पर जमकर चलाई ईंट पत्थर। वाराणसी में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। वाराणसी में जमीनी विवाद के मामले लगातार उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसको सुलझाने में राजस्व विभाग और पुलिस भी नाकाम साबित हो रही है। ऐसा ही एक मामला मुडवाडीह थाना क्षेत्र के चौकी मड़ोली का है, जहां दो पक्षों में कई महीनों से विवाद चल रहा है। विवाद इतना लंबा है कि दोनों पक्षों में कई बार मारपीट भी हो चुकी है, जिसको लेकर एक पक्ष शत्रुघ्न सिंह के खिलाफ 4 बार 151 में चालान भी किया जा चुका है, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ ऐसी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आधे विषय की जमीन के विवाद को लेकर शत्रुघ्न सिंह ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि आधे विषय जमीन जिस पर मैं काबिज हूँ और विपक्षी गण उस पर कब्जा जमाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरी जमीन मुझे दी जाए और विवाद को खत्म किया जाए। अगले ही दिन विपक्षियों ने करीब 40-45 की संख्या में आकर शत्रुघ्न सिंह के घर पर जबरदस्त ईंट पत्थर बरसाने लगे, जिसका वीडियो वायरल होते ही अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। इस वीडियो पर एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि यह जमीन विवाद 2018 से चल रहा है, जिस पर एसडीएम का भी आदेश आ चुका है। वायरल हो रहे वीडियो पर एसपी सिटी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्ष के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। जल्द ही जांच कर विवाद का निस्तारण किया जाएगा। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमारा नाम शत्रुघ्न सिंह है। आज कहाँ है? मैंने एसएसपी साहब के पास आया। क्या करें? उनके सुनवाई के लिए। किस चीज़ की? जमीन के विवाद की हमारी मुकदमा नहीं लिखी जा रही थी। आज दोबारा दूसरा दिन है, आज मुकदमा एसएसपी साहब ने कहा कि लिखी गई है, इसलिए। किस चीज़ का विवाद आपका? हमारी ज़मीनी विवाद है। सन 2018 से मैं ज़मीन लिया हूँ प्रेम नारायण से। वो ज़मीन पर मैंने कब्जे में हूँ और घर मकान बनाकर रहते हूँ, उसमें साग सब्जियाँ लगाते हैं। विपक्षी लोगों ने आकर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, मारते पीटते हैं और दरवाज़ा तोड़कर और बंधक बनाकर, और उन्होंने कब्जा करना चाहते हैं। उसी के कार्रवाई के लिए मैंने एसएसपी साहब के दोबारा गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय पुलिस को आपने इसकी सूचना दी थी? उसको सूचना देते हैं, मगर अजय दुबे के कई बार दिया, फ़ोन करते हैं, वो आते नहीं है। आते हैं तो फिर ज़बरदस्ती हम ही को उल्टा में ले जाकर बंद कर देते हैं और गाली गलौज करते हैं, और हमारे ऊपर जबरी मुकदमा लादने को कोशिश करते हैं। 1-2 दाई कर दिए, एक करीबन हमको 4 दाई एक तरफा चालान कर दिए, 151 में 107-16। कल आपका जबरदस्त विवाद हुआ था, तो क्या आपकी मुकदमा कल लिखी गई थी? नहीं, कल नहीं लिखी गई थी। विवाद हुआ कल नहीं लिखी गई थी, आज लिखा गया है। साहब ने बताया कि आज मुकदमा लिखी गई है, इसलिए मैंने यहाँ आया। एरिया में एक प्लाट को लेकर के 2 पक्षों में विवाद है। इसमें एक पक्ष से रमेश पटेल है और दूसरे पक्ष से शत्रुघ्न सिंह नाम का व्यक्ति है। इसमें राजस्व विभाग की तरफ से भी जांच किया गया था, जिसमें एसडीएम साहब की तरफ से भी आख्या उसमें है, जांच हुई है, जिसमें बताया गया है कि जो शत्रुघ्न सिंह नाम का व्यक्ति है वो उस प्लाट पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। इसी को लेकर के वहाँ पे वाद विवाद हुआ है। पूर्व में भी इसमें कार्रवाई हो चुकी है। इसी विवाद को लेकर के कल भी दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ, जिसमें आपस में पत्थर चलाए गए। इस संबंध में थाना मड़ुआडीह पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी भी की गई है और इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो पीड़ित का कहना है कि 2018 में रजिस्ट्री कराई हुई है? नहीं, इसमें एसडीएम साहब का और जो राजस्व के लेखपाल हैं, इन सारे लोगों ने उस पूरे जमीनी विवाद की जांच की है, जिसमें उनके द्वारा आख्या दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि उस प्लाट पे जो शत्रुघ्न सिंह नाम का व्यक्ति है वो कब्जा करना चाहता है और उसी को लेकर के वहाँ पे विवाद होता है, और इसका न्यायालय और मजिस्ट्रेट के माध्यम से ही इसका समाधान होना चाहिए। मानवाधिकार संरक्षण मिशन ने मनीषा के दुष्कर्मियों को कड़ी सजा की मांग की। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट।
मानवाधिकार संरक्षण मिशन ने मनीषा के साथ अत्याचार को लेकर सरकार से दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई कर उनको कठोर सजा देने की मांग की। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वाराणसी मानवाधिकार संरक्षण मिशन द्वारा लहुरा वीर आजाद पार्क पर बहन मनीषा के साथ अत्याचार को लेकर सरकार से दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई कर उनको कठोर सजा देने की मांग की गई। ऐसी घटनाएं जो हो रही है वो ना हो। हमारे न्यास द्वारा बहन मनीषा के लिए इंसाफ की मांग करते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई, जिसमें हमारे न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन बरनवाल, राष्ट्रीय प्रभारी संजय यादव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आकाश गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विशाल जायसवाल, जिला महिला प्रभारी शिप्रा श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष प्रभंजन कुमार सिंह, कार्यकारिणी सदस्य नीलम गुप्ता, सुरैया बानो, रेणु गुप्ता, शिवानी पांडेय, श्रेया पांडेय, रेणु सिंह, रेवा जायसवाल, विनोद त्रिपाठी, सचिन जैन व तमाम साथी उपस्थित रहे। अपना परिचय बताएं। मैं मानवाधिकार संरक्षण मिशन से जिला प्रभारी शिप्रा श्रीवास्तव। आज यहाँ पे किस तरह का कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं? जो हाथरस में कांड हुआ है, रेप कांड, उसी के लिए हम लोग ने श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे कार्य रखा है। क्या मांग है सरकार की आपसे? मेरा मांग ये है कि जो बलात्कारी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि फिलहाल जब भी ये होता है कांड या बलात्कार के लिए कोई भी सोचता है उसके रूप आप जाए। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से बस मेरी यही मांग है कि फांसी की सजा दी जाए। अपना परिचय बताएं। मैं रोशन कुमार बरनवाल। आज यहाँ पे किस तरह का कैंडल मार्च निकाला जा रहा है? यहाँ पे जैसे अभी जो घटना हुई है रिसेंटली हाथरस में, जो कि दरिंदगी की गई है कुछ दरिंदों के द्वारा, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग आए हैं कि गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश सरकार को ये संज्ञान में दे कि इस तरीके से जो भी घटना हो रही है, जिस भी जिले में हो रही है, उसको संज्ञान में लेके ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको फांसी की सजा दी जाए। क्या सिर्फ फांसी की सजा देने से समस्या खत्म हो सकता है? फांसी की सजा देने से लोगों के अंदर एक डर पैदा होगा, क्योंकि लोगों के अंदर डर खत्म हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो तंत्र व्यवस्था है ना, सजा करने में 7 साल लगाते, जैसे निर्भया कांड आपको याद होगा, 7 साल बाद उनको सजा मिली, जो कि सजा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने में उनको मिल जानी चाहिए थी। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है परिजनों को डेड बॉडी नहीं लिया गया, यहाँ पे पुलिस प्रशासन का भी जो मामला लग रहा है उनका संदिग्ध लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिना पीड़ित के माँ बाप को बताए जला देना वो भी बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस तरीके से कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो इस पे कार्रवाई पुलिस वालों पे भी हो, ताकि आगे से कोई भी पुलिस वाला इस तरीके से कार्यक्रम न कर पाए, इस तरीके से जो भी चीज़ उन्होंने गलत किया न कर पाए। थाने में बाहुबली मुख्तार के गुर्गे मेराज ने किया समर्पण। गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी पुलिस। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वाराणसी बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार गैंग जुड़े मेराज ने शनिवार सरैया चौकी में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद पुलिस उसे जैतपुरा थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। आत्मसमर्पण के दौरान थाना प्रभारी श्री मोहम्मद अकरम मौजूद रहे। आपको बता दें कि फर्जी दस्तावेज लगाकर शस्त्र लाइसेंस लेने वाले मुख्तार के करीबी अशोक बिहार कॉलोनी निवासी मेराज सहित उसके 20 करीबियों की गिरफ्तारी के लिए बीते 23 सितंबर को पुलिस ने दर्जनों जगहों पर छापेमारी की थी। इससे पहले 9 सितंबर को डीएम श्री कैलाश राज शर्मा ने उसकी पिस्टल का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। यह कार्रवाई जैतपुरा थाने की पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। बीते दिनों असलहे को लेकर फर्जीवाड़ा पकड़ में आने पर इंस्पेक्टर श्री शशिभूषण रॉय की तहरीर के आधार पर जैतपुरा थाने में मेराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद मेराज फरार चल रहा था। जैतपुरा पुलिस के मुताबिक सैराज ने मेराज की भागने में मदद और उसे संरक्षण दिया था। सैराज प्रयागराज के सराय नाइक थाने पर सिपाही है। उसे इसी मामले में निलंबित भी किया जा चुका है।
आमिर आगे पूरा बोल रहे हैं दोनों यहाँ मीडिया और सब बैठे हैं तो जो है हाँ वकील हैं मीडिया है आरिफ भाई लोग हैं हाँ हट जाओ आमिर लो तुम जाओ उनको पहचानता है मास्क उतार लो जगत जाओ अरे भाई बंद करो इसको अयाज के पास से DBBL ये उन 8 वेपन्स का वो है भाई महाराज के ऊपर। तो उसमें ट्रेजरी का एक चालान लगता है। तो एक चालान की हमें जो इसमें हमने रिन्यूअल की समस्त दस्तावेजों का परीक्षण कराया उसमें हमें चालान की एक रसीद मिली। वो चालान की रसीद पर जो तारीख पड़ी है वो पड़ी है 6 जनवरी 2019। 6 जनवरी 2019 को अगर हम कैलेंडर में देखेंगे तो वो रविवार है। ये भाई मिराज नाम के व्यक्ति के 2 वेपन हैं, एक राइफल और एक पिस्टल। बता देता हूं, राइफल और एक पिस्टल भाई मिराज, जिसमें से एक थाना कैंट और एक थाना जैतपुरा से
ये लाइसेंस निर्गत हुआ है। सहयोगी ब्रदर कलाम, इनके भाई के पास से 3 वेपन, बंदूक, राइफल और रिवॉल्वर, बंदूक, राइफल और रिवॉल्वर। के पास से राइफल। आप लोगों को जानकारी है, पिछले कुछ समय से संगठित माफिया गिरोह और उनको समर्थन देने वाले उनके सदस्यों और उनको संसाधन उपलब्ध कराने व्यक्तियों के खिलाफ कड़ा अभियान वाराणसी जोन में चल रहा है। उसी क्रम में वाराणसी जनपद में कई माफिया तत्वों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। जो संपत्ति उन्होंने अपने अपराध के स्रोतों से अर्जित करी थी, उसका जब्तीकरण किया गया है। ऐसे अपराधी तत्वों, माफिया तत्वों के पास जो लाइसेंस ऐसे पाए गए जो वैध नहीं थे या जिनका दुरुपयोग होने की पर्याप्त संभावना थी, उनको चिन्हित किया गया। ऐसे में मुख्तार गैंग का एक महत्वपूर्ण सदस्य भाई मिराज, जो इस गैंग का महत्वपूर्ण सदस्य होने के साथ साथ इनको आवश्यक संसाधन, सहयोग, सहायता उपलब्ध कराता था, इसको चिन्हित किया गया। और जांच के दौरान हमको ये पता चला कि इस पूरे ग्रुप के पास कम से कम 8 ऐसे लाइसेंस चिन्हित किए गए, जिनमें 2 बातें निकल करके सामने आई। पहली कि या तो उनको बनवाने या रिन्यूअल की प्रक्रिया में किसी प्रकार की धांधली, धोखाधड़ी, फॉर्जरी की गई है, या ये असलहे उस स्वामी के पास नहीं है जिसके नाम पर इशू हुए थे और इनका दुरुपयोग होने की संभावना बनी हुई थी। ऐसे में जब इन दस्तावेजों का हमने परीक्षण किया तो हमने इसमें जो कूट रचना थी उसको लोकेट करते हुए मुकदमे दर्ज कराए और मुकदमे दर्ज कराने के साथ साथ इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करी। पिछले दिनों इस ग्रुप से संबंधित 8 लाइसेंस को चिन्हित करते हुए निरस्तीकरण के लिए भेजा गया, जिनकी कार्रवाई हुई। इन 8 असलाहों को पुलिस ने जमा करा लिया है और भाई मिराज नाम का ये व्यक्ति जो लगातार पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था और इसके छिपने में जो मदद कर रहे थे, जैसे 2 व्यक्तियों को हमने इसी क्रम में गिरफ्तार किया पिछले कुछ दिनों में, एक का नाम परवेज, एक का नाम सिराज। इनके खिलाफ 82 धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई और आज कुर्की की कार्रवाई हुई थी। पुलिस की इस लगातार सतत रूप से हो रही कार्रवाई के फलस्वरूप आज इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने आकर के प्रस्तुत किया और माना, मेरी इनसे बातचीत हुई, इन्होंने माना है कि हाँ, जो इनके लाइसेंस थे उसमें कूट रचना हुई है और कूट रचना के फलस्वरूप इनके लाइसेंसेस का रिन्यूअल हुआ है। सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पहले ही पंजीकृत कर रखा है। इनकी जानकारी से हमें यह भी पता चला है कि इनके सहयोग में और कौन कौन व्यक्ति इस बीच रहे हैं, उनको हमने उनके नाम नोट कर लिए हैं। अब हम उनके बारे में पता करेंगे। कूट रचना में जिन जिन व्यक्तियों ने इनका सहयोग किया, अपराध से इन्होंने जो भी संपत्ति अर्जित करी, उसका चिन्हीकरण करके उसके जब्तीकरण की कार्रवाई बहुत शीघ्र की जाएगी और आपसे जानकारी साझा की जाएगी। सर, तकरीबन कितने लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं? 8 इस व्यक्ति से संबंधित, क्योंकि इसके भाई, इसके यहाँ तक कि ड्राइवर के नाम पर असलहा लाइसेंस बना हुआ था और वो लाइसेंस ड्राइवर के द्वारा ना इस्तेमाल करके इसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था और पूरी संभावना थी कि अपराध में कहीं ना कहीं इनका प्रयोग हो सकता है या किसी को डराने धमकाने के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। वो सभी लाइसेंसेस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया